हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज। इसके जस्ट पहले वाला जो वीडियो आपने पढ़ा है, इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म हमने कंप्लीट किया था और सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म आपको समझ आ गया होगा। ये मेरी आशा है आपसे, ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि आप में से किसी ने कोई ऐसा डाउट रेज नहीं किया अभी तक। तो जो मूवमेंट्स ऑफ गुड्स इनटू सिटीज है, इसमें ये वाला जो पार्ट है ये समझ चुके हो, आप बहुत अच्छे समझ चुके हो। ठीक है, यानी सिटीज क्या होती हैं इनके बारे में आपको पता लग चुका है। कोई है ऐसा जिसको ये कंफर्म ना हुआ हो अभी तक कि सिटीज क्या है? एक डेडिकेटेड लेक्चर इसके पहले जब हम सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म पढ़ रहे थे, उसमें आपको बताया गया कि पर्टिकुलरली सिटी होती क्या है। तो सिटी की मीनिंग के बारे में हमने वहां चर्चा कर ली है। ठीक है, और अब आज जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस करेंगे कि सिटीज में जो गुड्स का मूवमेंट होता था वो किस तरीके से होता था। दिस इज द टॉपिक ऑफ बेसिकली डिस्कशन। However rich the food resources of मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की लोकेशन क्लियर हो गई और जो प्रोडक्टिव सिटीज डेवलप हुई थी मेसोपोटामिया में, सुमेरियन की बात हम करें, अकैडियंस की बात करें हम, मारी की बात करें हम, उरक की बात करें हम, जितने भी शहर के बारे में जिक्र है आपकी किताब में, पर्टिकुलरली मारी शहर, उर शहर या उर्क शहर की बात करें या अर्क की बात करें हम, तो ये जितने भी शहरों की बात की जा रही है, ये सारे शहर कहाँ से शुरू हुए हैं? गांव से शुरू हुए हैं। बेसिकली विलेज सेटलमेंट से ये अर्बन सेटलमेंट की तरफ गए। तो जब ये विलेज सेटलमेंट के लेवल पर थे तो वहाँ पर क्या था? सिर्फ फूड प्रोडक्शन था। क्लियर? और फिर बाद में फूड प्रोडक्शन के अलावा आपने पूरा जो पिछला वीडियो पढ़ा है ना, उस वीडियो को ही रिलेट कर लोगे, समझ में आ जाएगा कि फिर फूड प्रोडक्शन के अलावा कौन कौन सी चीज़ें हुई जिससे वो शहर में बदल गया वो चीज़, या वो सेटलमेंट धीरे धीरे इवॉल्व होकर शहर में कन्वर्ट हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। तो मेसोपोटामिया में क्या कह रहे हैं कि कितने भी फूड रिसोर्सेस अबंडेंस में रहे हों, कितना भी मेसोपोटामियंस फूड रिसोर्स के मामले में रिच रहे हों, इट्स मिनरल रिसोर्सेस वर फ्यू। लेकिन पूरी मेसोपोटामिया की अगर हम सिटी की बात करें, पूरे जोन की बात करें, नॉर्थ से लेके साउथ और ईस्ट से लेके वेस्ट, तो मिनरल्स की स्कार्सिटी थी मेसोपोटामिया में। फूड रिसोर्स तो सफिशिएंट थे। और ये चीज़ 11th में तो ठीक है अभी शुरू हो रही, 12th में और कंफर्म हो जाएगी आपको, जब आप देखोगे कि मिनरल्स जैसे कॉपर, जैसे कि गोल्ड और भी बहुत सारी चीज़ें ये हड़प्पा के लोगों से मंगाते थे और उनके साथ इनका डिटेल में ट्रेड होता था। तो देयर मिनरल रिसोर्सेज वर फ्यू। मोस्ट पार्ट ऑफ द साउथ लैक्ड स्टोन्स फॉर टूल, सील्स एंड जूल्स। साउथ के पार्ट में सिटी सबसे पहले डेवलप हुई हैं, लेकिन यहां पर क्या है? वो चीज़ें जो कि मिनरल बेस्ड हैं, इनकी स्कैर्सिटी है, यानी खनिज पदार्थ कम है। तो उदाहरण के लिए आपको स्टैचू बनाना है, आपको स्कल्पचर बनाना है, तो स्कल्पचर के लिए आपको स्टोन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आपको सील्स बनानी है, उसके लिए भी आपको स्टोन की ज़रूरत पड़ेगी, आपको कॉपर के टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको दूसरे प्रीशियस स्टोन्स की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर स्टोन से मतलब सिर्फ एक नॉर्मल स्टोन मत समझिएगा, यहाँ पर स्टोन से हम सारी चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं। प्रीशियस स्टोन्स भी हम इंक्लूड कर रहे हैं और नॉर्मल स्टोन भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि एक स्कल्पचर को बनाएंगे तो उसमें प्रीशियस स्टोन भी लगेंगे बहुत सारे। तो डिफरेंट टाइप के प्रीशियस स्टोन्स की भी स्कैर्सिटी है और टूल्स वगैरह भी यहाँ पर नहीं है। क्लियर है? तो इन्हीं से क्या बनेगा? मेटालिक टूल या मेटालिक चीज़ों से आगे जाके ज्वेलरी बनेगी और स्टोन से क्या होगा? ब्यूटिफिकेशन ऑफ सिटी होगा, स्कल्पचर्स बनेंगे। तो इनकी स्कैर्सिटी कमी है। इसके अलावा लकड़ी भी सफिशिएंट अमाउंट में नहीं थी, है ना। द वुड ऑफ द इराकी डेट पाम एंड पोपलार वॉज नॉट गुड एनफ फॉर कार्ट्स व्हील। पोपलार एक तरीके का प्लांट होता है, सीधा रहता है, इसमें बहुत ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये बहुत मजबूत नहीं होता। शुरुआत में जो मेसोपोटामिया में घर बने थे, बहुत शुरुआत में बेसिक लेवल पर वो इन चीज़ों के बनते थे। डेट पाम का भी, उस लकड़ी का भी इस्तेमाल करते थे और पॉपुलर का इस्तेमाल करते थे लोग। लेकिन जैसे जैसे सेटलमेंट बड़ा होने लगा और अब सेटलमेंट में जो घर बनते थे, उन घरों को ज़्यादा मजबूती देने की बारी आई। इनफैक्ट डबल स्टोरी घर बनने की शुरुआत हुई, तो फिर लकड़ियों का इस्तेमाल खासकर डेट पाम और पॉपुलर का कम हो गया। कम क्या, ख़त्म ही कर दिया, क्योंकि देखा ये गया कि वो ब्रेक हो जाता था, टूट जाता था। तो मजबूत लकड़ी की भी कमी थी, यहाँ पर सिर्फ डेट पाम और पॉपुलर मिलता था। ऑलराइट, इनफैक्ट ये इतना मजबूत नहीं था कि आगे जाकर जब फूड रिसोर्सेज से ट्रेड की तरफ आए, तो जब कार्ट्स बनाएंगे, बुलक कार्ट्स, बैलगाड़ियाँ बनाएंगे, तो वहाँ पर मजबूत लकड़ी चाहिए होगी जो लंबे समय तक चले। ठीक है, वेट को भी बेयर कर सके। तो व्हील्स बनाने के लिए, बोट्स बनाने के लिए, कार्ट्स बनाने के लिए ये डेट पाम और पॉपुलर बिल्कुल भी सबसे मतलब वर्स्ट चॉइस थी। इनफैक्ट चॉइस थी ही नहीं।
ऐसा। सो देयर वर नो मेटल फॉर टूल्स, वेसल और ऑर्नामेंट। बर्तन वगैरह बनाने के लिए भी मेटल्स की बिल्कुल भी यहाँ पर स्कार्सिटी है, बिल्कुल भी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो मेसोपोटामिया में हमने क्या देखा अभी कि ज़रूरत है किस चीज़ की, कुछ गुड्स को बाहर से लाने की। हमने देखा कि फूड रिसोर्सेज तो सफिशिएंट है, लेकिन बहुत सारी कुछ और चीज़ें हैं जिनकी स्कार्सिटी कमी है। सो वी कैन सरमाइज दैट द एंशिएंट मेसोपोटामियंस कुड हैव ट्रेडेड देयर अबंडेंट टेक्सटाइल। यानी हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि मेसोपोटामिया के जो लोग हैं इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को ट्रेड किया होगा, बाहर से उनको लाया गया होगा ट्रेड करके मेसोपोटामिया में। ऑलराइट, तो जब इन्होंने ट्रेड किया होगा तो ट्रेड क्या होता है, ट्रेड दो पार्टीज के बीच में जब होगा तो ट्रेड का मतलब एक्सचेंज। एक ए बी को कुछ देगा, बी ए को कुछ देगा। ऑलराइट, सो दे कुड हैव ट्रेडेड देयर अबंडेंट टेक्सटाइल्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अभी आपने देखा कि मेसोपोटामिया में फूड रिसोर्सेज सफिशिएंट है, और जब आपको ज्योग्राफी पढ़ाया था मेसोपोटामिया की, उस दौरान भी आपको बता दिया कि किस किस जगह पर क्या चीज प्रोड्यूस हो रही है सफिशिएंट। तो हम ये जानते हैं कि मेसोपोटामिया में एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी मोर देन सफिशिएंट है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो दे आर रिच इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। उसके साथ साथ उनके पास क्या है, वुलन चीजें हैं टेक्सटाइल की। ठीक है, तो उनके पास अबंडेंट टेक्सटाइल भी था, तो दे ट्रेडेड द अबंडेंट टेक्सटाइल एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फॉर वुड, कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड, शेल एंड वेरियस स्टोन। ठीक है, तो इन चीज़ों का इन्होंने अपने टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का इस्तेमाल इन्होंने किया दूसरे लोगों के साथ में, जैसे ईरान, टर्की, और कुछ कम ही चीज़ों का नाम दिया है, जैसे क्रॉस द गल्फ ही नाम दिया है, जबकि यहाँ पर एशिया की बहुत सारी साइड, जैसे इंडिया के साथ भी इनका ट्रेड है मेसोपोटामियंस का, जो कि आपको क्लास 12 में पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ से क्या चीज़ मंगा रहे हैं लोग, यहाँ से लोग लकड़ी मंगा रहे हैं, कॉपर मंगा रहे हैं, टिन मंगा रहे हैं, सिल्वर, गोल्ड, शेल तो समझते हो, शेल अगर कोई नहीं समझता तो शेल, कॉन्च शेल तो सुना ही होगा आप लोगों ने। कॉन्च शेल जो होता है, शंख जिसे आप कहते हो। ठीक है, तो इसी शेल जिससे शंख बना हुआ होता है, कॉन्च शेल बना हुआ होता है ना, उससे और बहुत सारी चीज़ें ऐसे बनती, या सेम टाइप का जो स्टोन होता है उसी को हम शेल कहते हैं, जिससे आप देखते हो बहुत सारी ज्वेलरी भी बनती है। ओके, तो ये सब चीज़ें लोग मंगाते थे क्योंकि उसका ऑर्नामेंटल यूज होता था। दीज लेटर रीजन्स हैड मिनरल रिसोर्सेज, क्योंकि इन जगहों पर, टर्की हो गया, ईरान हो गया, गल्फ हो गया, इंडिया हो गया, यहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज सफिशिएंट में थे। दीज लेटर रीजन्स मतलब इन बाद के रीजन्स जिनका अभी हम नाम ले रहे हैं यहाँ पर, देयर वाज सफिशिएंट मिनरल रिसोर्सेज बट मच लेस स्कोप फॉर एग्रीकल्चर। हालांकि जिनका नाम दिया है यहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं होता, बट इंडियन साइड की बात करें तो इंडिया अलग ही है। क्यों अलग है, वहाँ पर हड़प्पा में क्लास 12 में डिटेल में पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर भी सफिशिएंट हो रहा है, ट्रेड भी सफिशिएंट हो रहा है, दोनों में वो लोग आगे हैं। ऑलराइट, बट टर्की, ईरान और गल्फ कंट्रीज़ के लोगों को ज़्यादा ज़रूरत होती थी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता था ठीक ठाक, और इनके पास मिनरल्स थे। तो ईरान हो गया, गल्फ कंट्रीज़ हो गई, टर्की हो गया, यहाँ से क्या है, ये लोग क्या करते थे, ये लोग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ले लेते थे मेसोपोटामियन से। मेसोपोटामिया के जो लोग होते थे ये लोग चीज़ें ले लेते थे ईरान वगैरह से, कौन सी, ये वुड हो गया, कॉपर हो गया, टिन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, शेल हो गया, और तमाम चीज़ें होंगी। तो रेगुलर एक्सचेंजेस पॉसिबल ओनली व्हेन देयर वाज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये रेगुलर एक्सचेंज तभी पॉसिबल हो सकता है जब एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो। अब सोशल ऑर्गेनाइजेशन को आपको मैंने लास्ट लेक्चर में कंफर्म एक्सप्लेन कर दिया बहुत अच्छे से कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए सोशल ऑर्गेनाइजेशन में। ऑलराइट, तो ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या करेंगे, क्या क्या मैनेज करेंगे, टू इक्विप फॉरेन एक्सपीडिशंस एंड डायरेक्ट द एक्सचेंजेस वर इनिशिएटेड बाय द पीपल ऑफ सदर्न मेसोपोटामिया। ऑलराइट, सोशल एक्सचेंज मेसोपोटामिया का जो होगा वो किन चीज़ों को रेगुलेट करने वाला होगा, या मैं कहूँ इनडायरेक्टली कि जो डिफरेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशंस मेसोपोटामिया में डेवलप हुए, उनमें से एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये भी था कि ये फॉरेन एक्सपीडिशन मतलब ट्रेडिंग एक्सपीडिशंस या ट्रेड डेलीगेशंस को मेसोपोटामिया की सिटीज से इन सिटीज में भेजा जाए। क्लियर है, एंड डायरेक्ट द एक्सचेंजेस वर इनिशिएटेड बाय द पीपल ऑफ सदर्न मेसोपोटामिया। तो इसको ना सिर्फ भेजा जाए, डायरेक्शंस दिए जाएं कि कैसे कैसे ट्रेड को हम फैसिलिटेट करेंगे। तो ये सब लोग किसने शुरू, मतलब कहाँ से शुरू किया, किस जगह से शुरू किया, सदर्न मेसोपोटामिया शुरू किया। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मीन्स टू से, फिर से मैं इस लाइन को आपको क्लियर कर दूं कि ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन
अब सोशल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सोशल ऑर्गेनाइजेशन, डिवीजन ऑफ लेबर, लास्ट लेक्चर में सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म में अच्छे से बता दिया है। तो यहाँ ट्रेड को मैनेज करने वालों का जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुआ, वो लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेन एक्सपीडिशंस को क्या कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं, साथ साथ डायरेक्ट कर रहे हैं। और ये किस एरिया, किस जोन को बिलोंग करते हैं, सदर्न मेसोपोटामिया को बिलोंग करने वाले लोग हैं। ऑलराइट, इन्हीं में एक एग्जांपल, एक ये मैंने इसलिए यहाँ पे ऐड कर दिया क्योंकि लास्ट सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म और सोशल ऑर्गेनाइजेशन को समझाने वाली एक बहुत अच्छी बॉक्स है आपके बुक में। तो ये वहाँ पर कवर नहीं था, इसलिए मैंने कहा एक आपको जस्ट थोड़ा सा ऐड करके मैं यहाँ पे बता दूंगा। आप देख रहे हो ये एक बहुत ही सुंदर, अपने ज़माने की, उस ज़माने की बहुत सुंदर लेडी है, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ दैट टाइम, जिसका नाम है वारका। ठीक है, तो खुदाई में इसका सुंदर चेहरा अभी भी बहुत सुंदर दिख रही है। ये आप इसको ऐसे ही मत समझो, ठीक है। ये वाइट मार्बल की बनी हुई है एकदम पूरा, ठीक है, वाइट शेल की बनी हुई है, शेल पत्थर, जो शंख वाला जो स्टोन है ना, उससे बनी हुई है, वाइट, क्लियर है। तो एकदम स्मूथ स्किन सरफेस है, अभी भले रफ दिख रही है। और इसकी आईज जो थी ना, तो आईज में लैपिस लाजुली यानी यहां पर ब्लू स्टोन लगा हुआ था, नीली आंखें बनाई गई थी। तो जब ये एक्चुअल में रही होगी तो बहुत ही सुंदर मूर्ति रही होगी, क्लियर है। तो अभी यहाँ पर ग्रूव दिख रहा है जहां पर आपको, है ना, टॉप ऑफ द हेड, परहैप्स फॉर एन ऑर्नामेंट, ये ऑर्नामेंट के लिए बना है। यहाँ पर नीला पत्थर लैपिस लाजुली लगा था, जिससे इसकी आंखें नीली दिखती थीं और उनको फिर बहुत सुंदर तरीके से बाकी बनाया गया था। अब ये एक्चुअल में एग्जाम्पल था कि वर्का हेड यानी इस तरीके की सुंदर मूर्ति को बनाने के लिए ये भी ग्रुप्स जो आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर भी ऑर्नामेंट्स लगेंगे इसमें आगे जाके, क्लियर। तो इस तरह की मूर्ति को बनाने के लिए एक जो स्कल्पचर होगा उसको कितने सारे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो डिवीजन ऑफ लेबर और सोशल ऑर्गेनाइजेशन को समझाने वाला जो आपका सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म वाला टॉपिक था, उसके एक एग्जाम्पल के तौर पर इस वर्का हेड को आप रख लेना कि इसका जो एक सुंदर चेहरा है, कितनी सुंदरता के साथ उसको क्या किया गया हो, कार्व्ड आउट किया गया होगा। तो स्कल्पचर को या जो पर्सन रहा होगा, कार्वर रहा होगा, उसकी परफेक्शन, फिर उसको जो टूल्स रिक्वायर हुए होंगे वो कहाँ से आए होंगे, टूल्स जिन मेटल से बने होंगे वो मेटल्स कहाँ से आई होंगी, उन मेटल्स को बनाने वाला जो पर्सन रहा होगा, मेटल को बनाने वाले पर्सन का मतलब टूल मेटल्स को, मेटल तो अपने आप नेचर में मिलेंगी, लेकिन इन मेटल्स को लाके फिर उनके टूल बनाना, टूल्स फिर कार्वर लेगा और मेटल्स को फिर ट्रेडर्स लेके आएंगे। तो ये एक इतनी सुंदर चीज़ें बनाने के पीछे एक बड़ा डिवीजन ऑफ लेबर और सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता था। तो यही चीज़ यहाँ पे डिटेल में इस एग्जाम्पल से समझ आती। चलो इसके अलावा अब इस वाले टॉपिक से आगे बढ़ते हैं। तो सदर्न मेसोपोटामिया के लोगों ने इस सोशल ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया। इसके अलावा क्राफ्ट, ट्रेड एंड सर्विसेज, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अर्बन डेवलपमेंट। अब अर्बन डेवलपमेंट के लिए या शहरी डेवलपमेंट के लिए, मैं कहूँ सिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए ट्रेड तो होगा ही, लेकिन उस ट्रेड को आप कैसे फैसिलिटेट करोगे? जब तक अच्छे से एक प्रॉपर कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्ट नेटवर्क नहीं क्रिएट होगा तब तक ट्रेड भी नहीं हो पाएगा। तो इन लोगों ने इस चीज़ पर भी ध्यान दिया, ठीक है, कि ट्रेड सर्विस तो हो ही, ट्रेड सर्विस के लिए एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी हो, साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हों जो हम खुद भी डेवलप करें, लोकल क्राफ्ट भी डेवलप करें। If it takes too much time or too much animal feed to carry grain or charcoal into cities on pack animals or bullock carts, the city economy will not be viable. क्यों? Why we need that efficient trade and services and efficient transport network? Because अगर आपको चीज़ें लाने ले जाने में, मतलब आप जब मूवमेंट करोगे गुड्स का सिटीज़ में, तो फिर आपको क्या है, बहुत सारा, जैसे मान लो ये रिसोर्सेस लेके आना, जैसे ग्रेन्स या चारकोल लेके आना, जैसे विलेज एरिया से सिटीज़ की तरफ ग्रेन्स लेके आना है, अब आप बहुत सारा टाइम लगा रहे हो, या फिर आपको मेटल्स लेके आनी है तो आप खूब सारा टाइम लगा रहे हो, तो फिर सिटीज़ की इकोनॉमी को आप स्लो कर दोगे एक तरीके से ना। मीन्स टू से, जैसे आज भी हमारी गवर्नमेंट क्या है, इस कोशिश पे रहती है कि कम से कम टाइम वेस्ट हो, कम से कम टाइम लगे ट्रेड और कम्युनिकेशन के दौरान, उसको कम किया जाए, रास्तों पर कम समय लगे, ठीक है। क्योंकि एक कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो रास्तों पे ज़्यादा समय लगाएगा और फिर मार्केट में उसकी स्कैर्सिटी तो होती रहती है, डिमांड सप्लाई फ्लक्चुएट होती रहती है, तो उसके प्राइजेस को भी कंट्रोल करने में फिर सरकारों को समस्या आएगी। तो एक एफिशिएंट जो है वो नेटवर्क बना रहे जिससे टाइमिंग को भी क्या किया जा सके, बैलेंस किया जाए, और जब रिक्वायरमेंट हो तब गुड्स को पहुँचाया जा सके। चलो, तो इस ट्रेड और नेटवर्क को बनाए रखने के लिए सबसे जो एफिशिएंट मोड था वो क्या था,
द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कौन सा? रिवर। ध्यान रखिएगा कि पुराने समय में जितने भी, जैसे इसी लेक्चर में, इसके पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि दुनिया में जो शुरुआती सेटलमेंट हुए वो 4 सेटलमेंट हुए। हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडस रिवर के किनारे, ठीक है, मेसोपोटामिया यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदी के किनारे, ठीक है, चाइनीज सिविलाइजेशन इवांगो रिवर या येलो रिवर के किनारे, और इजिप्टियन सिविलाइजेशन नाइल रिवर के किनारे। तो आप देख रहे हो कि सारे सिविलाइजेशन नदियों के किनारे। क्यों? नदियां ट्रेड को बहुत अच्छे से फैसिलिटेट करती थी, मूवमेंट को फैसिलिटेट करती थी। आज भी भारत हो या दुनिया के तमाम देश हों, उनका तमाम एक बड़ा ट्रेड जो है वो सी रूट के जरिए होता है। आप देखते हो कि समंदर के रास्ते जहाज़ों से बहुत ज़्यादा व्यापार होता है आज भी। ये बहुत सबसे पुराना तरीका है व्यापार का। चीपेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन या ट्रेड, ध्यान रखिएगा, ट्रांसपोर्टेशन है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है और आसानी से आप पहुंच भी जाते हैं। क्लियर है? तो समुद्र का रास्ता एक्सप्लोर करके दुनिया के लोगों ने कितना डेवलपमेंट कर दिया दुनिया में। ठीक है, चलिए। तो रिवर बोट और बार्ज लोडेड विथ सैक्स ऑफ ग्रेन आर प्रोपेल्ड बाय द करंट ऑफ द रिवर और विंड। तो हवा का इस्तेमाल करके या हवा के डायरेक्शन का या पानी के बहाव का इस्तेमाल करके जो अनाज की बोरियां होती थी वो नावों में लाद करके, लोड करके एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाई जाती थी। क्लियर है? क्योंकि ये बहुत आसान है ना, इसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है। कुछ लोग लगे और वो सारा काम करके फुर्सत हो गए। लेकिन अगर आप इन जगह पर रिवर्स की जगह पर एनिमल्स का इस्तेमाल करोगे, जैसे कार्ट्स का इस्तेमाल करोगे, बुलक कार्ट्स का इस्तेमाल करोगे, बैलगाड़ियों का इस्तेमाल करोगे, तो फिर आपको एक ठीक ठाक रोड चाहिए होगी। चलो रोड तो ठीक है, उबड़ खाबड़ी मैनेज हो गई, लेकिन आप जो एनिमल्स को एम्प्लॉय करोगे कार्ट में, उनको तो खिलाना पिलाना पड़ेगा। यहाँ तो फिर आप नाव में बैठे खुद ही खा लिए, नाव को तो खिलाना नहीं है कुछ, वो तो सिर्फ खाली जो रिवर का करंट है उसी के साथ चलेगी, मतलब रिवर का जो फ्लो है उसके साथ चलेगी। तो यहाँ पर एनिमल्स को आपको खिलाना पिलाना पड़ेगा, जो कि क्या है, टाइम टेकिंग हो सकता है। रुकेंगे तो आराम से खाएंगे, चलते चलते तो बैल खाएगा नहीं, ठीक है, उसको रेस्ट करवाना पड़ेगा। चलो, तो यहाँ मेसोपोटामिया में कैनाल्स जो थी वो नेचुरल चैनल का काम करती थी, है ना, वो बहुत बड़े तरीके से इस ट्रेड नेटवर्क को फैसिलिटेट करती थी। ये आपको पहले भी जब मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा था तब भी उस जमाने में बताया था कि जितना भी मेसोपोटामिया में बड़ा ट्रांसपोर्ट होता था, तो पूरा जो ट्रांसपोर्ट होता था गुड्स का, वो बड़े और छोटे सेटलमेंट्स के बीच में इन्हीं जो नेचुरल चैनल्स हैं, मतलब नदी की जो स्ट्रीम्स हैं या ट्रिब्यूटरीज हैं, इनके थ्रू ही होता था। जैसे टिग्रिस नदी हो गई, अब इसकी एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी है जो बहती है। अब यहाँ पर एक सेटलमेंट है, यहाँ पर एक सेटलमेंट, तो नदी के इस स्ट्रीम के थ्रू इस सेटलमेंट से दूसरे सेटलमेंट के लोग जो है वो क्या करेंगे, ट्रेड को फैसिलिटेट करेंगे। ऑलराइट, अब यूफ्रेट्स और टिग्रिस की आप लोकेशन ज्योग्राफी में वाला जो लेक्चर है वहाँ पे जाके देखोगे तो यूफ्रेट्स और टिग्रिस वैसे भी एक ऐसी लोकेशन पर हैं, अरेबियन पेनिनसुला का वो पोर्शन जो दूसरे एक वर्ल्ड रूट को भी कनेक्ट करता था। वर्ल्ड रूट का मतलब इधर मेसोपोटामिया के जो लोग हैं, यहाँ पर मेसोपोटामिया के लोग हैं, इधर वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते थे, इधर वो क्या नाम है, इजिप्टियन सिविलाइजेशन के साथ में, और साथ ही जो अरेबियन पेनिनसुला है, ओमान हो गया, यूएई हो गया, इराक हो गया, इस तमाम इनके साथ भी कनेक्टेड हो सकते थे। ऑलराइट, तो एक बहुत ही एफिशिएंट ट्रेड नेटवर्क पर आपको एक ज्योग्राफी वाले ही लेक्चर मैंने जो फर्टाइल क्रेसेंट बताया था, है ना, तो फर्टाइल क्रेसेंट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर नदियों का जो नेटवर्क है वो बहुत उपजाऊ एरिया क्रिएट करता था, साथ साथ ये एक बहुत बड़ा रूट भी बनाता था। ऑलराइट, तो यहाँ की जो लोकेशन है, दैट लोकेशन वाज वेरी 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 यूनिक, और इस यूफ्रेट को वो एक वर्ल्ड रूट में इस्टेब्लिश करती थी, या कह दो कि यूफ्रेट इस तरीके से एक वर्ल्ड रूट का पार्ट बन जाती थी। तो ये हो गया मूवमेंट्स ऑफ गुड्स इनटू सिटीज, की कैसे सिटीज में गुड्स को मूव कराया गया। 2-3 चीजें इसमें कॉमन है। सबसे पहला कि क्यों जरूरत पड़ी गुड्स को मूव कराने की, दूसरा जो रिवर ट्रांसपोर्ट था या वाटर वे था, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, यही 2 चीजें आपको क्रक्स के तौर पर लिखनी है अपने आंसर में। तो होपफुली आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। समझिए, पढ़िए, देखिए, डाउट हो तो बताइए, और अगले लेक्चर का वेट करिए। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आपके सामने आते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।